हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी हिंदी की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 1 दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में कुछ प्रश्न जो हैं वो कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें और चैनल पर आपको इस पार्ट की समरी भी मिल जाएगी। तो आप पहले उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लें, तभी आप पार्ट 2 देखें ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएँ। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कहानी की रचना। प्राय कहानी के प्रारंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी में भी ऐसे संकेत हैं। आप कहानी के ऐसे संकेत या बिंदुओं को ढूंढकर लिखिए। तो प्राय कहानी के प्रारंभ में ही हमें कहानी के जो मुख्य चरित्र होते हैं, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत जो हैं वो मिलने लगते हैं। तो उन्हीं संकेतों को हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, जैसे हीरा और मोती दो बैल हैं तथा उनका मालिक झूरी। तो ये क्या है, मुख्य पात्र हैं कहानी के, ठीक है। और समय, कौन से समय की बात की गई है, ग्रामीण यानी गांव के समय की बात की गई है। और कृषि प्रधान पुराना समय, कृषि प्रधान यानी कि खेती बाड़ी की, गांव की वहां पर बात की गई है कहानी में, ठीक है। और स्थान क्या है, गांव है, खेत हैं, बाड़ा है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, ठीक है। भाषा कैसी है, सरल है, बोलचाल की और व्यंग्यपूर्ण है, कहीं कहीं पर व्यंग्य भी किया गया है, ठीक है। और विषय मित्रता, स्वामी भक्ति, सहनशीलता और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह। तो इन सभी विषयों को इस कहानी में बताया गया है। घटनाओं के संकेत, जैसे बैलों को भेजा जाना, ये वाली घटना घटित हुई, कष्ट उठाना, उन्हें क्या क्या कष्ट हुए, और वापस आना और फिर उनका वापस अपने मालिक के पास आ जाना, ठीक है। इस प्रकार प्रारंभ में ही कहानी की दिशा और मुख्य भाव स्पष्ट हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, विषयों से संवाद, कहानी का समय और समाज। दो बैलों की कथा कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चल रहा था। उस समय भारतवासी भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। कि जिस समय ये कहानी जो है लिखी गई थी, दो बैलों की कथा, तो उस समय क्या था, भारत पर अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। तो भारतवासी खुद को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। और जो कवि और लेखक थे उस समय के, वो भी अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहे थे अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से, ठीक है। तो अब इस कहानी में से कुछ वाक्य चुनकर नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों के साथ कीजिए। जैसे कहानी में से यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव, कि कहानी के इस वाक्य का स्वतंत्रता आंदोलन के इस वाक्य से कैसे जुड़ाव है, ठीक है, मतलब मिलान करना है हमें, है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। ये किससे मेल खाएगा, दो जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। तो इसका मिलान होगा इससे, ये देखिए, स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं हुए, ठीक है, कि चाहे उन्हें जितनी भी तकलीफ हुई, जितने भी कष्ट सहने पड़े, लेकिन वो चाहे वो जेल गए लेकिन फिर भी संघर्ष छोड़ने को वो तैयार नहीं थे। तो कहानी का ये वाक्य इस वाक्य से मेल खाता है, ठीक है।
तो आप इस तरह से भी मिलान कर सकते हैं या फिर लाइन खींचकर भी इस तरह से मिलान कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। यानी दोनों वाक्यों में क्या बताया गया है कि संघर्ष करते रहना चाहे कितने भी बंधन हो। अब अगला वाक्य देखते हैं, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। कि मर जाऊंगा लेकिन उसके काम तो नहीं आऊंगा, तो इसका मिलान हम करेंगे। ये देखिए, स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार्य था पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार्य। कि स्वतंत्रता के लिए, आजाद देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण दे दूंगा लेकिन अंग्रेजों की सेवा नहीं करूंगा। ठीक है, तो मरना स्वीकार है पर शत्रु की सेवा नहीं। तो दोनों ही वाक्य एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो इसका मिलान हम इससे कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। तो इसका मिलान किससे होगा? ये देखिए, दास्ता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी। कि जब देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय भारतीयों के जो प्राण, उनकी जिंदगी, उनके सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी। और इस वाक्य में भी यही दिया गया है कि हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। तो इसका मिलान हम इससे कर देंगे। अब अगला देखिए, दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो इसका मिलान होगा कि भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। इनमें भी, इस वाक्य में भी विद्रोह की बात की जा रही है और यहाँ पर भी विद्रोह की बात की जा रही है। तो चौथे वाक्य का मिलान होगा इससे। अब अगला देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो इसका मिलान हम किससे करेंगे? इसका मिलान होगा इससे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया जिससे लाखों भारतीयों में आजादी की प्रेरणा जगी। यानी कि बलिदान से दूसरों को प्रेरणा मिलना। ठीक है, तो पांचवे का मिलान इससे होगा। इसके सामने हम नंबर 5 लिख देंगे और इसका लाइन खींचकर भी आप मिलान कर सकते हैं। अब अगला देखिए, सांड पूरा हाथी है पर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। तो इसका मिलान होगा, ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहसपूर्वक उसका सामना किया। यानी कि शक्तिशाली शत्रु का साहस से सामना करना। ठीक है, तो छठे वाक्य का मिलान होगा इससे। लाइन खींचकर भी आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलान करना है। अब अगला प्रश्न देखिए, पशुओं के लिए कानून। नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। अब प्रश्न देखिए, बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है। कैसे? कि बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय भी है और उनके साथ अन्याय भी है। कैसे? तो न्याय किस प्रकार है कि बैलों ने खेत में घुसकर नुकसान किया। जब वो मटर के खेत में घुस जाते हैं दोनों बैल, है ना, इसलिए उन्हें कांजी हाउस में बंद करना न्याय था। ठीक है, क्योंकि नियम के अनुसार क्या होता है, नुकसान करने वाले पशुओं को पकड़ना उचित था। तो ये तो हो गया एक तरह का न्याय कि सही किया गया। लेकिन अन्याय क्या है कि वहां उन्हें भोजन पानी नहीं दिया गया और उनके साथ मारपीट और कठोर व्यवहार किया गया, जो गलत था और अमानवीय था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2। यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे? तो उत्तर है, पशुओं को उचित भोजन और स्वच्छ पानी मिलने का अधिकार, मारपीट और क्रूरता से सुरक्षा का अधिकार, उचित देखभाल और आराम का अधिकार, बीमार होने पर इलाज यानी चिकित्सा का अधिकार,
अत्यधिक काम से बचाव का अधिकार, सुरक्षित और स्वच्छ रहने का स्थान पाने का अधिकार। ये अधिकार पशुओं के प्रति मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये पशु हैं तो हम चाहे इनसे जितना मर्जी काम ले लें, क्योंकि उनमें भी प्राण होते हैं और पशुओं में भी मनुष्यों की तरह मानवीय संवेदना होती है, तो हमें उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3। मान लीजिए कि हीरा मोती अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत करना चाहते हैं। उनकी ओर से उनकी शिकायत थानाध्यक्ष को करते हुए एक पत्र लिखिए। कि उनकी ओर से आपको करनी है शिकायत, किसको? थाना अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए। तो संकेत दिया गया है, थानाध्यक्ष महोदय, हमारा नाम, आपका नाम लिखा जाएगा, जो भी ये पत्र लिख रहा है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो कौन लिख रहा है? लिख हम रहे हैं, लेकिन किसकी तरफ से? हीरा और मोती की तरफ से। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे? सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, और विषय क्या है? हमारे साथ हुए अन्याय के संबंध में शिकायत। तो महोदय, हमारा नाम हीरा और मोती है, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया, जहां ना हमें पर्याप्त भोजन मिला और ना ही पानी। हमारे साथ मारपीट भी की गई और अत्यधिक काम लिया गया। हमने कोई बड़ा अपराध नहीं किया, फिर भी हमें कठोर दंड दिया गया। यह हमारे साथ अमानवीय व्यवहार है। अतः आपसे निवेदन है कि हमें न्याय दिलाया जाए और आगे से हमारे साथ ऐसा अन्याय ना हो। धन्यवाद, भविद्य हीरा और मोती। ठीक है, तो इस तरह से पत्र लिखना था आपको। अब अगला प्रश्न देखिए, हमारी धरोहर और संस्कृति। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? कहानी के अनुसार हीरा और मोती सदैव ध्यान रखते थे कि कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से नहीं। वे कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे? तो उत्तर है, हीरा और मोती अनावश्यक हिंसा नहीं करते थे। वे किसी निर्दोष पर सींग नहीं चलाते थे। वे औरतों पर हमला करना गलत मानते थे। वे गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करते थे। वे अपने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। इस प्रकार वे हमेशा सही और गलत का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते थे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूले जाते हो। हीरा के ये कथन किन भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं? तो उत्तर है, कौन कौन से मूल्य? अहिंसा का मूल्य, यानी गिरे हुए शत्रु पर वार न करना। दया और करुणा का मूल्य, कमजोर या पराजित पर अत्याचार न करना। नारी सम्मान, यानी औरत पर हाथ उठाना गलत मानना। धर्म और नैतिकता, सही गलत का पालन करना। संयम और मर्यादा, क्रोध में भी सीमाएं ना लांघना। कि चाहे हम कितनी मर्जी गुस्से में हो, चाहे हमें कितना ही क्रोध आ रहा हो, लेकिन हमें संयम से, धैर्य से काम लेना चाहिए और अपनी सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए। तो ये कथन भारतीय संस्कृति के उच्च नैतिक मूल्यों को दर्शाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण हैं। ठीक है, कि खेतों में जुताई के लिए बैल और हल क्या हैं? कृषि के, खेती के पारंपरिक उपकरण हैं, साधन हैं जिनसे खेती की जाती है। कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके उपयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए। ठीक है, तो हमें पारंपरिक व आधुनिक कृषि उपकरण लिखने हैं। तो पहले देखिए पारंपरिक उपकरण, जैसे हल हो गया खेत की जुताई के लिए, कुदाल मिट्टी खोदने के लिए, दरांती फसल काटने के लिए, बैलगाड़ी अनाज और सामान ढोना। ठीक है, तो इन सब का प्रयोग जो है बहुत पहले किया जाता था, लेकिन अब तो आधुनिक कृषि उपकरण आ गए हैं, बहुत सारे नए नए उपकरण आ गए हैं जिनसे खेती जो है बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाती है। ठीक है, इनका प्रयोग तो पहले किया जाता था। अब आधुनिक उपकरण कौन कौन से हैं? ट्रैक्टर हो गया, जुताई व खेत
तैयार करने के लिए, हार्वेस्टर फसल काटने के लिए, थ्रेशर दानों को अलग करने के लिए, और सीड ड्रिल बीज बोने के लिए। ठीक है, तो इन सभी उपकरणों ने काम जो है बहुत ही आसान कर दिया है खेती में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग है। लिखिए कि भारतीय गांव एवं शहरों में भी बैल किस किस काम में सहायक होते हैं। तो बैलों के कार्य क्या क्या हैं? खेतों की जुताई में सहायक, बैलगाड़ी खींचकर सामान ढोने के लिए, सिंचाई कार्य करने के लिए जैसे रहट और चरखी चलाना, गांव में परिवहन का साधन, ठीक है, आने जाने में भी, यहाँ से वहाँ गांव में आने जाने के लिए भी बैलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पारंपरिक कृषि कार्यों में मुख्य भूमिका। इस प्रकार बैल भारतीय कृषि और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न है, अलग अलग और साथ साथ। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएं लिखिए। संकेत दिए गए हैं जैसे धैर्यवान, गुस्सैल, मेहनती, शांत, सहनशील आदि। ठीक है, तो हीरा की विशेषताएं क्या क्या थी? कि वो धैर्यवान था, सहनशील था, शांत स्वभाव था, समझदार था और कर्तव्यनिष्ठ। और मोती की कौन कौन सी विशेषताएं थी? उसे गुस्सा जल्दी आता था, उत्साही था, वो विद्रोही स्वभाव था, साहसी भी था और स्वाभिमानी भी था। तो दोनों में अंतर होने पर भी वे सच्चे मित्र और मेहनती थे। अगला प्रश्न देखिए, हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ कुछ समान और कुछ कुछ अलग हैं, किंतु उनकी भिन्न विशेषताएं एक दूसरे को पूरा करती हैं। कैसे? तो उत्तर है, हीरा शांत और सहनशील है जबकि मोती गुस्सैल और साहसी है। हीरा सोच समझकर काम करता है, मोती तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कठिन समय में हीरा धैर्य रखता है और मोती साहस दिखाता है। इस प्रकार दोनों की अलग अलग विशेषताएं मिलकर उन्हें मजबूत और सफल बनाती हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, आपकी कक्षा में भी कुछ कुछ समान और कुछ कुछ भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी हैं। सबकी आवश्यकताएं भी थोड़ी समान और थोड़ी भिन्न हैं। बताइए कि आप भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी से अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। उनसे पता कीजिए कि वे आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। अब सभी की आवश्यकताएं, सभी की विशेषताएं जो हैं वो अलग अलग ही होती हैं। ठीक है, चाहे आप अपने क्लासमेट को ही देख लीजिए। ठीक है, तो आप उनसे कैसा व्यवहार चाहते हैं और वे आपसे कैसा व्यवहार चाहते हैं, वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। जैसे क्या क्या करें और क्या क्या ना करें, कैसे पढ़ाई, खेल आदि में एक दूसरे की सहायता करें और साथ दें। तो आप अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार चाहते हैं? जैसे हमारे साथ सम्मान और नम्रता से बात करें, पढ़ाई में मदद और सहयोग करें, खेल में टीम वर्क और साथ दें, हमारी बात ध्यान से सुने, मजाक या अपमान ना करें। ठीक है, तो आप तो ये चाहते हो, और आप उनसे क्या नहीं चाहते? क्या नहीं चाहते? कि वो झगड़ा, बदतमीजी या भेदभाव ना करें, पढ़ाई में रुकावट ना डालें। ठीक है, और वे आपसे क्या चाहते हैं? आपके जो मित्र हैं, आपके क्लासमेट हैं, सहपाठी हैं, वे आपसे क्या चाहते हैं? कि आप भी उनके साथ अच्छा और सम्मानजनक व्यवहार करें, उनकी मदद करें और साथ दें, उनकी बात समझें और उनका सम्मान करें, पढ़ाई और खेल में सहयोग करें। तो इस प्रकार आपसी समझ, सहयोग और सम्मान से कक्षा का वातावरण अच्छा बनता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। ठीक है, कहानी में अनेक स्थानों पर मूक भाषा का उल्लेख किया गया है। आपके विचार से हीरा और मोती किस प्रकार आपस में बातें किया करते होंगे, अनुमान और कल्पना से बताइए। मूक भाषा में यानी कि
बिना बोले, इशारों में या संकेतों के माध्यम से, या बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक हाव भाव से। ठीक है, तो हीरा और मोती कैसे बातें करते होंगे? तो वे आंखों के इशारों से अपनी बात समझाते होंगे, पूंछ हिलाकर खुशी या उत्साह जताते होंगे, सूंघ कर और चाट कर स्नेह प्रकट करते होंगे, सींग मिलाकर संकेत देते होंगे, और आवाज यानी कि हुंकार से खतरे या भाव व्यक्त करते होंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5। आप भी अनेक अवसरों पर बिना शब्दों का उच्चारण किए संवाद करते हैं। कब कब, कहाँ कहाँ, कुछ उदाहरण लिखिए। कि आप भी अनेक अवसरों पर, कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप बिना बोले, बिना शब्दों का उच्चारण किए संवाद करते हैं। ठीक है, इशारों में कर रहे हैं या संकेत के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, तो वही आपको लिखना है कि आप कब कब करते हैं, कहाँ कहाँ, और उसी के कुछ उदाहरण देने आपको। ठीक है, तो जैसे कक्षा में इशारों से मित्र को समझाना, घर पर माँ के हाव भाव से बात समझना, कि आपको अपनी मम्मी के हाव भाव से पता चल जाता है कि वो कब गुस्से में हैं, कि कब वो खुश हैं, है ना। खेलते समय हाथ के संकेतों से योजना बनाना, कई बार आप खेलते समय अपने हाथों के संकेतों से ही अपने दोस्त को समझा देते होंगे कि हमारी क्या प्लानिंग है ना। मुस्कान या चेहरे के भाव से खुशी या दुख जताना, सिर हिलाकर हाँ या ना कहना। इस प्रकार हम भी कई बार बिना बोले ही अपनी बात व्यक्त कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सांकेतिक भाषा। आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी यानी लिंक पर जाकर भारतीय सांकेतिक भाषा जो है सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो लिंक दिए गए हैं, आप इस लिंक पर जाकर भारतीय सांकेतिक भाषा यानी संकेतों के माध्यम से बात करना, उसे सीख सकते हैं कि कैसे संकेतों के माध्यम से बातचीत जो है की जाती है, संवाद किया जाता है। तो आप इस लिंक पर जाकर ये सीख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मार्ग खोजेंगे कैसे? मार्ग यानी कि रास्ता। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। हीरा और मोती अपने घर के मार्ग से भटक गए थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ता भूल गए या भटक गए? तब आपने अपने मार्ग का पता कैसे लगाया था? कि जैसे कहानी में हीरा और मोती जो हैं, जब अपने मालिक के घर वापस आ रहे होते हैं तो वो रास्ता भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए और रास्ता भूल गए? तो तब आपने अपने मार्ग का पता कैसे लगाया कि आपको कहाँ जाना है? तो वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो उत्तर है हाँ, कभी कभी हम रास्ता भूल जाते हैं। ऐसे समय में मैंने बड़ों या स्थानीय लोगों से, जो वहाँ रहते हैं, उन लोगों से रास्ता पूछा, सड़क के बोर्ड और संकेत देखकर सही दिशा पहचानी, मोबाइल में मानचित्र मैप की मदद ली। फिर अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए? अपने गंतव्य यानी कि अपनी मंजिल तक, जहां वो जाना चाहता है वहां तक पहुंच जाए। कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। संकेत दिए गए हैं, जैसे ऑनलाइन मानचित्र उपलब्ध हैं आजकल, पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, स्कूल, सरकारी भवन कि कौन सा स्कूल वहाँ पर नज़दीक पड़ रहा है, कौन सा सरकारी भवन है। ठीक है, विद्यार्थी, सड़क पर लगे सूचना पट, दुकानों के बोर्डों पर लिखे पते, डाकघर आदि। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए। उसे पास के लोगों, दुकानदारों या पुलिस से सहायता लेनी चाहिए। सड़क पर लगे संकेत पट, बोर्ड और स्थानों के नाम देखकर दिशा समझनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल, डाकघर या किसी सरकारी भवन में जाकर भी मदद ली जा सकती है। मोबाइल के जीपीएस और ऑनलाइन मैप भी बहुत उपयोगी होते हैं। अब आजकल तो क्या होता है, इंटरनेट पे हम जीपीएस खोल देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मैप के जरिए हम
कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, है ना। यानी कि जिस भी लोकेशन में हमें जाना है तो हम जीपीएस के माध्यम से, ऑनलाइन मैप के माध्यम से जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपके विद्यालय में आपदा की स्थिति में निकासी का मार्ग दर्शाने वाला मानचित्र अवश्य होगा। उसे ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि आपदा की स्थिति में आपकी कक्षा के सबसे निकट और सुरक्षित कौन सा मार्ग है। कि अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो जाती है, कोई भी आपदा आ जाती है, कोई भी मुश्किल आ जाती है, तो उस समय आप कहाँ से एग्जिट लेंगे, निकासी यानी कि एग्जिट, ठीक है। तो बाहर जाने का रास्ता किस प्रकार खोजेंगे, तो वही आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे आपकी कक्षा के सबसे निकट और सुरक्षित कौन सा मार्ग है। अगर आप स्कूल में फंस गए हैं, ठीक है, तो आपको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे निकलेंगे बाहर। विद्यालय में आपदा की स्थिति के लिए निकासी मार्ग का मानचित्र बना होता है, ठीक है। सभी स्कूलों में ज़्यादातर जो है आपदा की, अगर कोई मुश्किल आ जाती है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर एग्जिट मार्ग जो है उसका मानचित्र जो है बना होता है। इसे ध्यान से देखकर हमें अपनी कक्षा के सबसे नज़दीकी और सुरक्षित रास्ते की जानकारी होनी चाहिए कि सबसे नज़दीक और सुरक्षित रास्ता कौन सा है स्कूल से बाहर निकलने का। आपदा के समय उसी मार्ग से शांति और अनुशासन के साथ बाहर निकलना चाहिए तथा शिक्षक के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए, सृजन। हीरा और मोती की दैनंदिनी, दैनंदिनी यानी कि डायरी, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, डायरी। कहानी में हीरा और मोती आपस में मनुष्यों की तरह बातें करते दिखते हैं। कल्पना कीजिए कि वे लिख पढ़ भी सकते हैं, कि हमें इमेजिन करना है कि वो लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। हीरा या मोती की नज़र से उस दिन की डायरी लिखिए जब उन्हें कांजी हाउस ले जाया गया था। तो कैसे लिखें, जैसे आज का दिन से आरंभ करा कि आज का दिन कैसा रहा, इससे हमारी डायरी की शुरुआत हो गई। फिर हमने अपनी भावनाएं लिखी कि हमें भूख लगी, हमें गुस्सा आया, ठीक है, या दर्द, यहाँ पर दर्द आएगा, ठीक है, कितना दर्द हुआ। अंत में फिर आशा या संकल्प लिखें और संकेत हमें दिया गया है, जैसे कि आज हमें कांजी हाउस में बंद किया गया, भूख से पेट जल रहा है, पर विश्वास है कि जूरी हमें वापस ले जाएगा। तो इस प्रकार आपको डायरी लिखनी है, चाहे हीरा की लिखिए चाहे मोती की। तो जैसे हमने लिख दी हीरा की दैनंदिनी यानी डायरी, ठीक है। तो आज का दिन शुरुआत हो गई, आज हमें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया, भूख से पेट जल रहा है और शरीर बहुत कमजोर लग रहा है। यहाँ ना सही भोजन मिलता है और ना ही कोई हमारी पीड़ा समझता है। मोती भी बहुत दुखी है, पर हम एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं। मन में गुस्सा भी है और दुख भी, फिर भी मुझे विश्वास है कि हमारा मालिक झूरी हमें अवश्य ढूंढ लेगा। हमने ठान लिया है कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे और किसी तरह यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये तो होगी थी डायरी। अब आगे हमें लिखना है आज के, नंबर 2 पे, आज के समाचार। मान लीजिए आप एक स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाता हैं। अपने समाचार पत्र के लिए बैलों के कांजी हाउस से भागने का समाचार लिखिए। तो यहाँ पर संवाददाता का अर्थ क्या होता है, रिपोर्टर, ठीक है, या पत्राचार संवाददाता, ठीक है। तो कैसे लिखें, शीर्षक दें, घटना का विवरण, कहाँ कब क्या हुआ, परिणाम और लोगों की प्रतिक्रिया कि उसका परिणाम क्या रहा और लोगों का क्या रिएक्शन रहा। जैसे शीर्षक दिया हुआ है, 2 बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां। तो समाचार लेख इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना था, शीर्षक, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे कि 2 बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां, ये हो गया शीर्षक। अब पूरी उनकी उस घटना को समाचार पत्र के माध्यम से लिखेंगे कि कल रात गांव के कांजी हाउस से 2 बैल हीरा और मोती भाग निकले। बताया जाता है कि उन्हें खेत में घुसने के कारण बंद किया गया था। भूख और अत्याचार से परेशान होकर उन्होंने दीवार तोड़ दी
और अन्य जानवरों को भी मुक्त करा दिया। सुबह यह घटना पता चलने पर गांव में हलचल मच गई। लोगों ने बैलों की बहादुरी की प्रशंसा की और इसे साहस का उदाहरण बताया। ठीक है, तो इसी तरह से लिखा जाता है ना समाचार पत्र। अब अगला पॉइंट देखिए, कहानी का नया अंत। यदि बैल वापस ना लौटते तो कहानी का अंत कैसे होता। कहानी का नया अंत लिखिए कि अगर जो बैल हैं वो वापस अपने घर, अपने मालिक झूरी के पास ना पहुंचते तो कहानी का जो अंत है, दी एंड जो है, वो कैसा होता। कैसे लिखें? पहले बैलों की नई जगह के बारे में लिखना है, झूरी की स्थिति के बारे में लिखना है। संकेत क्या है? हीरा और मोती अब एक बूढ़े किसान के घर शांति से रह रहे हैं। तो कहानी का नया अंत किस प्रकार होगा? तो उत्तर है, यदि हीरा और मोती वापस ना लौटते तो वे किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां एक बूढ़ा किसान उन्हें अपना लेता और प्रेम से उनकी सेवा करता। दोनों बैल शांति से खेती का काम करते और सुखी जीवन बिताते। इधर झूरी अपने बैलों को याद कर दुखी रहता, पर उसे यह संतोष होता कि वे कहीं सुरक्षित होंगे। अब अगला पॉइंट है चित्रकथा लेखन। ठीक है, नीचे दो बैलों की कथा की एक घटना को चित्रकथा के रूप में दिखाया गया है। इन घटनाओं को पहचानिए। प्रत्येक घटना के लिए उपयुक्त संवाद और घटनाक्रम बताने वाले वाक्य लिखिए। कैसे लिखें? हर चित्र के लिए एक छोटा संवाद बनाकर लिखिए। दृश्य का क्रम, जैसे बंद करना, भागने की योजना बनाना, दीवार तोड़ना, आजादी। ठीक है, और संकेत क्या दिया गया है? चित्र 4, हम आजाद हैं। ठीक है, अब ये चित्र देखिए आप लोग। तो ये देखिए, पहले चित्र में क्या दिखाया गया है? बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया है। ठीक है, दूसरे चित्र में क्या दिखाया गया है? वो भागने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, दूसरे चित्र में जैसे जैसे हमें संकेत दिए गए हैं ऊपर। तीसरे चित्र में क्या है? दीवार उन्होंने तोड़ दी है। ठीक है, और चौथे चित्र में वो दीवार तोड़कर भाग गए हैं, आजाद हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से चित्रों को देखते हुए, ये देखिए चित्र को देखिए। पहले चित्र में बैल जो है कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दूसरे चित्र में दोनों की योजना को बताया गया है कि दोनों भागने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तीसरे चित्र में वो दीवार को तोड़ देते हैं और चौथे चित्र में आज़ाद हो जाते हैं और बाकी जानवरों को भी आज़ाद कर देते हैं। तो जैसे पहले चित्र में था कि बंद करना, कांजी हाउस में उन्हें बंद किया। घटना क्या थी? कि बैलों को कांजी हाउस में बंद किया गया है। और संवाद, हमें यहाँ क्यों बंद कर दिया गया। दोनों आपस में ही बात कर रहे हैं कि यह बहुत अन्याय है। दूसरे चित्र में क्या है? उन्होंने भागने की योजना बना रहे हैं। हीरा और मोती भागने की योजना बना रहे हैं। और संवाद, अगर हम दीवार तोड़ दें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। और तीसरे चित्र में दीवार को वो तोड़ देते हैं। दोनों मिलकर दीवार तोड़ रहे हैं, है ना। और संवाद क्या है? जोर लगाओ, दीवार टूटने ही वाली है। चौथे चित्र में उनकी आज़ादी दिखाई गई है कि वो स्वतंत्र हो गए हैं वहाँ से। तो घटना क्या है? दीवार टूटने के बाद सभी जानवर भाग रहे हैं। और संवाद क्या है? अब हम आज़ाद हैं, चलो जल्दी भागें। इस प्रकार चारों चित्र मिलकर बैलों के साहस और आज़ादी की कहानी बताते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, भाषा से संवाद, व्याकरण की बात, मेरे शब्द। कहानी में से 5 ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखिए। इसके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में से देखकर लिखिए। ठीक है, तो आपको कहानी में से ऐसे 5 शब्द जो हैं वो चुनकर लिखने हैं जो आपके लिए नए हों। कि कई शब्द तो ऐसे होते हैं ना जिन्हें हम रोज सुनते हैं, लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नए होते हैं, जिन्हें हमने पहली बार सुना होता है या जिन्हें हम बहुत कम सुनते हैं। ठीक है, तो उन शब्दों के आपको अर्थ बताने हैं, अनुमान से भी और शब्दकोश से ढूंढ कर भी। तो देखिए, जैसे हमने पहला शब्द लिया कांजी हाउस। ठीक है, और इसका अनुमानित अर्थ क्या है? जानवरों को रखने की जगह।
और शब्दकोश से क्या अर्थ है इसका? शब्दकोश में आवारा पकड़े गए पशुओं को रखने का स्थान। ठीक है, तो पहला शब्द हो गया हमारा कांजी हाउस। अब दूसरा क्या हुआ हमारा शब्द? पगहिया, जिसका अर्थ होता है रस्सी। रस्सी तो हो गया इसका अनुमानित अर्थ। ठीक है, रस्सी हो गया अनुमानित अर्थ। ये हो गया हमारा शब्द और ये हो गया हमारा शब्दकोश में अर्थ। ठीक है, कि शब्दकोश में शब्द का क्या अर्थ है। इसी तरह से आपको बाकी के भी लिखने हैं। ठीक है, नंबर 3 नाद। ये हो गया शब्द, अनुमानित अर्थ हो गया खाने की जगह, और शब्दकोश में इसका अर्थ क्या है? पशुओं के खाने का बर्तन या टोकरी। चौथा शब्द हो गया हुंकारना, जिसका अर्थ होता है, अनुमानित अर्थ है जोर से आवाज करना। ठीक है, और शब्दकोश में क्या अर्थ है? बैलों या पशुओं की तेज आवाज निकालना। ठीक है, अगला है शब्द हमारे पास रगेदना। ठीक है, इसका अर्थ होता है अनुमानित अर्थ धक्का देना, और शब्दकोश से अर्थ क्या है? जोर से ठेलना या धकेलना। तो इस प्रकार नए शब्दों के अर्थ पहले अनुमान से और फिर शब्दकोश से समझे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भाषा गढ़ते मुहावरे। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको वाक्य पढ़कर समझ में आ ही गया होगा। इसी से मिलते जुलते मुहावरे हैं जी फीका होना, जी खट्टा होना आदि। दो बैलों की कथा कहानी में कई मुहावरे हैं जिनसे यह कहानी जीवंत हो गई है। ऐसी भाषा को ही मुहावरेदार भाषा कहा जाता है। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों में मुहावरों को पहचान कर रेखांकित कीजिए। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए। ठीक है, तो अब हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो हमें उन वाक्यों में से मुहावरों की पहचान करनी है, उन्हें अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है और नए वाक्य उन मुहावरों से बनाने हैं। तो देखते हैं। तो पहला वाक्य है, झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। तो मुहावरा क्या बना हमारा? दांतों पसीना आ गया। तो ये हो गया हमारा मुहावरा। अर्थ है इसका बहुत कठिनाई होना, बहुत मुश्किल होना, और वाक्य इस भारी काम को पूरा करने में मुझे दांतों पसीना आ गया। अब दूसरा वाक्य हमें दिया गया है, उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। तो यहाँ पर मुहावरा क्या है? दिल कांप उठे। ठीक है, तो मुहावरा हो गया दिल कांप उठे, जिसका अर्थ होता है बहुत डर जाना, और वाक्य भूकंप के झटके से लोगों के दिल कांप उठे। अगला वाक्य, झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। तो यहाँ पर मुहावरा है जल उठी। ठीक है, और अर्थ है ईर्ष्या या क्रोध होना, जलन होना या गुस्सा आ जाना। तो वाक्य बनेगा उसकी सफलता देखकर वह जल उठी। अब अगला वाक्य देखिए, मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। ऐंठ कर रह गया, ये हो गया मुहावरा। ऐंठ कर रह गया हो गया मुहावरा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मन में गुस्सा दबाकर रह जाना, और वाक्य अपमान सहकर वह दिल में ऐंठ कर रह गया। अगला वाक्य, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखें कैसे ले जाता है। मुहावरा बन गया हमारा खबर लेना। ठीक है, खबर लेना, जिसका अर्थ होता है सबक सिखाना। तो वाक्य बनेगा, अगर वह फिर शरारत करेगा तो मैं उसकी खबर लूंगा। जैसे कहते हैं ना कि आने दो आज उसे, आज उसकी अच्छे से खबर लूंगा, यानी अच्छा सबक उसको सिखाया जाएगा। ठीक है, अब अगला वाक्य देखिए, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं। तो यहाँ पर दो मुहावरे जो है निकल कर आ रहे हैं, जी तोड़कर काम करना और गम खा जाना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मुहावरे,
और अर्थ है इनका जी तोड़ काम करना यानी पूरी मेहनत करना, और गम खा जाना यानी दुख सह लेना। तो वाक्य बनेगा वह जी तोड़कर काम करता है और हर परेशानी को गम खा जाता है। अगला वाक्य देखिए, अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो यहाँ पर मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, ये हो गया हमारा मुहावरा जिसका अर्थ होता है जोरदार जवाब देना। वाक्य, उसने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। फिर अगला देखिए, तो फिर वही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। अब इसमें मुहावरा क्या है, 9 2 11 होना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुहावरा 9 2 11 होना। और अर्थ क्या है, भाग जाना। और वाक्य, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, गतिविधियां। नीचे दी गई गतिविधियां अपने समूह के साथ मिलकर कीजिए। ठीक है, तो पहली दी गई है कि कविता या गीत और अभिनंदन पत्र। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। दोनों पशुवीर यानी कि हीरा और मोती। ठीक है, तो उन्हें अभिनंदन पत्र देना चाहिए। मान लीजिए कि बाल सभा ने हीरा और मोती की प्रशंसा में एक गीत लिखा और गाया। अपनी कल्पना से वह गीत लिखिए। तो हीरा मोती पर गीत क्या है, हीरा मोती वीर हमारे, साहस जिनका सबसे न्यारे, बंधन तोड़ आजाद हुए, अन्याय से वे न डरे, मित्रता की मिसाल बने, सबके दिल में नाम करें। ठीक है, ये हो गया छोटा सा गीत हीरा और मोती के ऊपर। फिर अगले में देखिए, हीरा और मोती के लिए अभिनंदन पत्र लिखिए। अब अभिनंदन पत्र लिखना है। प्रिय हीरा और मोती, आपकी वीरता, साहस और सच्ची मित्रता के लिए हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। आपने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। अन्याय का सामना करते हुए आपने स्वतंत्रता प्राप्त की। आप हम सभी के लिए प्रेरणा हैं। धन्यवाद बाल सभा। ठीक है, बाल सभा वालों ने यानी बच्चों ने ये लिखा था। अब अगला देखिए, बाल सभा में भाषण। मान लीजिए कि आपको बाल सभा ने हीरा मोती के लौटने के बाद भाषण देने के लिए बुलाया है। भाषण का विषय है पशुओं के अधिकार। अपना भाषण लिखिए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो आपको भाषण लिखना है। तो भाषण पशुओं के अधिकार। आदरणीय अध्यापक और प्रिय साथियों, आज मैं पशुओं के अधिकार विषय पर बोल रहा हूँ या रही हूँ। पशु भी जीवित प्राणी हैं और उन्हें भी भोजन, पानी, सुरक्षा और प्रेम का अधिकार है। हमें उनके साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। हीरा और मोती की कहानी हमें सिखाती है कि पशु भी दुख और सुख महसूस करते हैं। हमें उनके प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, ये हो गया छोटा सा भाषण। अब आगे देखिए, नंबर 3 पे दिया गया है शीर्षक। इस कहानी के 5 भाग हैं। कहानी के प्रत्येक भाग को अपने मन से उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ठीक है, तो इस कहानी को अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो इस कहानी में आप देखेंगे 5 भाग हैं। तो ये देखिए, जहां से ये कहानी जो है शुरू होती है ये तो हो गया पहला भाग। ठीक है, और आगे ये देखिए, अब हमें दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए दूसरा भाग। उसी तरह से फिर नीचे हमें दिया गया है ये तीसरा भाग, यहाँ पर चौथा, और सबसे लास्ट में ये 5वां भाग। ठीक है, तो कहानी के जो 5 भाग हैं उन सभी को हमें एक एक शीर्षक देना है। तो जैसे पहले भाग को हम शीर्षक देंगे, पहले भाग में क्या दिखाया गया है, गधे और बैल का परिचय। ठीक है, तो ये शीर्षक हो गया। दूसरे भाग में हीरा और मोती की मित्रता। तीसरा भाग अन्याय और कष्ट। चौथा भाग संघर्ष और आज़ादी। और 5वां भाग घर वापसी और खुशी। ठीक है, तो इस तरह से आप शीर्षक दे सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, मेरी पहेली। अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी पहेलियां बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों। तो हमें ऐसी पहेली बनानी है
जिनके उत्तर क्या हो? हीरा हो, झूरी, मोती, गया, बैल, मटर, रस्सी, रोटी। तो पहली पहेली हमने हीरा पर बनाई है। मैं बैलों में सबसे समझदार, शांत स्वभाव मेरा आधार, मोती का हूँ सच्चा यार, बताओ मेरा नाम क्या है, क्या यार। ठीक है, तो हीरा हो गया ये, तो है ना, ये हो गया हीरा। अब अगला देखिए, अपने बैलों से करता प्यार, नहीं सह सकता उनका अपमान, सच्चा मालिक सीधा इंसान, बताओ मेरा नाम पहचान। तो ये कौन हो गया? झूरी। ठीक है, फिर अगला देखिए, थोड़ा गुस्सैल थोड़ा वीर, अन्याय देख बनूं गंभीर, हीरा का हूं पक्का मित्र, बताओ कौन हूं मैं चित्र। तो ये है मोती। अगली पहेली देखिए, साला बनकर घर ले आया, बैलों को खूब काम कराया, कठोर स्वभाव नाम बताओ, कौन हूं मैं पहचानो भाया। तो कौन ले गया था साला बनकर अपने घर बैलों को? गया, है ना, तो ये हो गया गया। अगली पहेली देखिए, खेत जोतूं गाड़ी खींचूं, किसान का साथी कहलाऊं, मेहनत मेरा सच्चा धर्म, बताओ मैं क्या कहलाऊं। तो वो है बैल। अगला देखिए, अगली पहेली, हरे हरे दाने मेरी पहचान, खेतों में होती मेरी शान, बैलों ने मिलकर मुझे खाया, बताओ मेरा क्या है नाम। तो बैलों ने क्या खाया था? हरे हरे दाने, मटर, है ना। अगली पहेली देखिए, बांधने का काम मैं करूं, मजबूत रहकर सबको धरूं, एक झटके में टूट भी जाऊं, बताओ मैं क्या कहलाऊं। तो वो है रस्सी। अगली पहेली, भूखे को मैं तृप्त करूं, सबके घर में रोज मिलूं, छोटी बच्ची मुझे खिलाए, बताओ मैं क्या कहलाऊं। तो वो है रोटी। अब भूखे को कौन तृप्त करता है? भूखे की भूख कौन मिटाता है? रोटी मिटाती है ना, जो सबके घर में रोज मिलती है। तो इस तरह से आप पहेली बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप यही वाली पहेलियां लिखें जो मैंने लिखी हैं, आप अपनी ओर से भी अगर आप पहेली बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, भाषा संगम, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, नीचे बैल शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। ठीक है, कि बैल को क्या क्या कहा जाता है अलग अलग भाषाओं में। ठीक है, तो जैसे बैल को हिंदी में बैल ही कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में वृषभ कहा जाता है, पंजाबी में बल्द कहा जाता है। ठीक है, ये तो ये आप सभी जो है पढ़ लीजिएगा कि मराठी में, गुजराती में, नेपाली में क्या क्या कहा जाता है बैल को। ठीक है, ये सभी नाम उनके दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त यदि आप बैल शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उपयुक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। उपयुक्त वाक्य यानी कि जो ये ऊपर वाक्य दिया गया है इसे आपको अपनी मातृभाषा में लिखना है। ठीक है, जो आपकी मदर टंग है। अगर आपकी मदर टंग पंजाबी है तो इस वाक्य को आप पंजाबी में लिख लीजिए, गुजराती है तो गुजराती में लिख लीजिए, अगर हिंदी ही है तो ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में बुल कहते हैं बैल को या ऑक्स, संथाली में डांगरा, भोजपुरी में बैल बड़द कहा जाता है, मैथिली में भी बैल कहा जाता है, राजस्थानी में बल्द बैल कहा जाता है। ठीक है, और वाक्य अपनी मातृभाषा में। अब हमें हिंदी में तो ये दिया गया था कि कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और अगर आपकी भाषा पंजाबी है तो आप लिख सकते हैं कदे कदे जिद्दी बैल भी वेखण नूं मिलदा है। यदि आपकी मातृभाषा हिंदी ही है तो वही वाक्य रहेगा। ठीक है, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप इस वाक्य को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ऐसे क्या ऐसा लिखेंगे। तो आगे का प्रश्न है खोजबीन से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जाकर आप दो बैलों की जो कथा है इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद के बारे में इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं, और प्रेमचंद का बचपन और बच्चों की कहानियां जो हैं वो इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे पाठ 1 दो बैलों की कथा के प्रश्न।
आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न जो हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।